वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल लिवरेजेस एंड ऑपरेटिंग लिवरेजेस की। लिवरेजेस आर ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज नोन एज द ऑपरेटिंग लिवरेजेस एंड अनदर वन इज नोन एज द फाइनेंशियल लिवरेजेस। बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिवरेज। देखिए, लिवरेज का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है एक्चुअली एक्सटर्नल हेल्प। जब कंपनीज़ जो हैं वो अपना फंड रेज करती हैं इक्विटी के थ्रू, तो सारा का सारा पैसा अपना इक्विटी का वो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं लगाती हैं, बल्कि वो फिर डेट प्रेफर करती हैं जो वो उन्हें बैंकों से मिल जाता है कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर, 8%, 10% और व्हाट्सोएवर। और उन्हें वो लगता है कि वो पैसा अगर वो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो उन प्रोजेक्ट से उनको ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है लिवरेज का, ये हर बड़ी कंपनी करती है, नो मैटर वेदर दे आर वेल इक्विप्ड एंड वेरी साउंड कंपनीज़। उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, इक्विटी के थ्रू उनके पास में अच्छी खासी कैपिटल है, अपनी ओन कैपिटल है। लेकिन दूसरा सोर्स ऑफ फंड वो डेट का भी इस्तेमाल करते हैं जस्ट फॉर दी सेक ऑफ लिवरेजिंग। तो यही लिवरेजिंग का कॉन्सेप्ट हमें समझना है, जिसको हम एक बहुत ही पहले तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझाएंगे, फिर एट द एंड हम आपको उसकी पूरे फाइनेंशियल पैरामीटर्स उसके बताएंगे। देखिए, ये जो ग्राफ हमने यहाँ पे दिखाया है, डायग्राम एक छोटा सा है। लिवरेजेस इंक्रीजेज द पावर ऑफ ए पर्सन। आपको यहाँ पे देखने में ही लग रहा है कि जैसे कि ये एक फलक्रम है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ये ले लेता हूँ। ये है, ये बेसिक ये क्या है, फलक्रम है ये। इसका अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन उसने यहाँ पर इसको फलक्रम को किया है। और एक सपोर्ट में देखिए एक्सटर्नल उसने एक ये रॉड लिया हुआ है, और इस बेसिस पर अब उसको एक स्मॉल सपोर्ट चाहिए, खाली एक फलक्रम का और एक रॉड का, और वो एक पूरा एक वजनी पत्थर उठा लेगा। तो लिवरेज इंक्रीजेज द पावर ऑफ ए पर्सन। सेम वे लिवरेजेस इंक्रीजेज द पावर ऑफ लिवरेज ऑल्सो। मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये लिख देता हूँ, लिवरेज also enhances the efficiency of firm। ठीक है, किस तरह से अब इसको एफिशिएंसी उस फर्म की इंक्रीज हो जाती है, वी विल सी हियर। मैंने एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें इसको, तो यू विल फाइंड, देखिए, एक्स हैज़ $1000 इनिशियली। मिस्टर एक्स थे, उनके पास में अपनी कैपिटल थी $1000 की। उसने क्या किया, ही बोरोज एन एडिशनल $4000 फ्रॉम योर बैंक, ओके, एंड दे वांट 10% एज एन इंटरेस्ट। बैंक को 10% उस पर इंटरेस्ट चाहिए। एक्स गिव्स $5000 टू वाई एंड ही रिटर्न्स 15% a year later. X pays the bank its $4400 loan plus interest and pocket the remaining $1300। देखिए, पूरे इसमें हुआ क्या है, यहाँ पर मिस्टर एक्स थे, यहाँ पर एक आदमी था यहाँ पर, ठीक है, देयर वॉज अ मिस्टर एक्स एंड ये एक बैंक है। यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। बहुत ऐसे गौर से आप देखिएगा तो आपको पूरा लिवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर एक्स के पास में पैसा है, बैंक तो बैंक है ही है एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक आदमी है यहाँ पर वाई। एक्स के पास में यहाँ पर कितना पैसा पहले से मौजूद है, एक्स के पास में $1000 है अमाउंट, ठीक है। एक्स के पास में, एक्स को पैसे की ज़रूरत नहीं है, बट एक्स के पास में $1000 है। उसको एक पार्टी पता चल जाती है वाई, ठीक है। एक एक्स और वाई के बीच में एक कनेक्शन है। वाई नीड्स मनी। वाई नीड्स हाउ मच मनी? वाई को ज़रूरत है पैसे की। कितने पैसे की ज़रूरत है? $5000। वाई कह रहा है हमें दे दो तो हमारा काम हो जाएगा।
वाई को नीड है हाउ मच, $5,000, ठीक है। एक्स के पास में तो $1,000 है, तो $5,000 उसको कैसे दे सकता है, $1,000 इसके पास में, यहाँ पर $5,000 है। तो एक्स ने क्या किया, एक्स के कनेक्शंस हैं बैंक में, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करने के बाद, यहाँ से इसको ये पॉइंट यहाँ से हटेगा। एक्स क्या कर रहा है, बैंक के पास में अप्रोच किया और बैंक ने उसको कितना पैसा दे दिया, बैंक ने उसको $, अब आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आ जाएगा, $4,000 बैंक ने दे दिया। एक्स के पास में जो टोटल अमाउंट अब हो गया 5,000 हो गया, और एक्स ने वाई को 5,000 दे दिया एट द रेट ऑफ हाउ मच, एट द रेट ऑफ 15%, सॉरी, मैंने यहाँ पर एग्जांपल में 15% लिया है, 15%। और बैंक से उसको जो, बैंक को कितना पे करना है, उसको 10% पे करना है। एक्स हैज़ टू पे बैंक 4,000 प्लस 10%, यानी उसको पूरा 4,400 बैंक को पे करना है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है 4,400 पे करना है लोन प्लस इंटरेस्ट टू द बैंक। 5,000 उसने वाई को दे दिया है, 5,000 वाई को दिया है कितने परसेंट पे, 15% पे, यानी 750 उसको उधर से मिल रहा है, ठीक है। तो इसको जो वाई पे कर रहा है, वाई विल पे हाउ मच टू एक्स आफ्टर 1 ईयर। 5,000 उसने लिया था, ठीक है, 15% उस पर जो है इंटरेस्ट पे करेगा, यानी वो पे करेगा $5,750 पे करेगा इसको। उसके पास में टोटल कितना पैसा था, 4,400, तो ये लोन प्लस इंटरेस्ट उसको पे कर देगा। तो 5,750 में से 5,000, ये आ गया आपका 5,750, ठीक है। मैं इसको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। और बैंक को उसने कितना पे कर दिया, 4,400 उसने पे कर दिया। कितना बचा उसके पास में, ये बचा 0, ये बचा 5, ये बचा 3, ये बचा आपका 1। इतना डॉलर उसके पास में, $1,350 उसके पास में बचे, ठीक है। 1,350 बचा, ये यहाँ पर ये 1,350 है, ये इसको ये 1,300 आंसर नहीं आएगा। पॉकेट द रिमेनिंग $1,350। तो अब आप ये देखिए उसके पास में थी कितनी कैपिटल, टोटल 1,000 थी। तो अब उसका जो लिवरेज हुआ, लिवरेज से उसको जो बेनिफिट हुआ वो कितना हुआ, उसको जो बेनिफिट हुआ लिवरेज से वो हुआ आपका एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हुआ आपका $350 का। बस ऐसे ही जो है वो कंपनीज़ लिवरेजिंग करती हैं। उन्हें ये लग रहा होता है कि उनके पास में इतनी कैपिटल है, उनको ये लग रहा होता है कि ये यहाँ पर वाई को, अब हम एक प्रोजेक्ट मान लें अगर, तो उन्हें लग रहा होता है कि वाई से उसे रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा, उतना उससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा जितना उनको बैंक को पे करना है, तो वो बैंक को पे कर देंगे। वो इस तरीके से वो अपने प्रॉफिट को एनहेंस कर लेते हैं। और दूसरे तौर पे उनकी टैक्स की जो लायबिलिटी होती है, चूँकि उन्होंने लोन लिया हुआ होता है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस निकालने से पहले वो सारे अपने इंटरेस्ट को पे ऑफ कर देते हैं, जिस तरीके से उनका पूरा जो है टैक्स की भी लायबिलिटी कम हो जाती है और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई कंपनी को कोई लॉस हो जाएगा, लेकिन वो अपने और बेनिफिट्स के लिए ये काम करते ही करते हैं। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं, अपने नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। अब आपको हम ये टर्मिनोलॉजी आपकी समझ में आ गई, ये 1350 है ये। ओके, सो वी गो अवर नेक्स्ट slide. Okay, so what exactly is that? James Horn defines leverage: the employment of an asset or source of funds for which the firm pays a fixed cost or a fixed return. जेम्स हॉर्न भी एक फाइनेंशियल मैनेजर थे जिन्होंने बताया था कि किसी द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असेट और सोर्स फंड, कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में जब वो सोर्स जब वो
किसी असेट को एम्प्लॉय करते हैं फॉर विच द फर्म पेज फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न। जैसे बैंक से उन्होंने लोन लिया तो उनको एक फिक्स रिटर्न उन्हें पे करना ही करना होता है। वो जो पैसा उन्होंने बैंक से लिया है, या तो वो पूरा पैसा वो किसी प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, या थोड़ा सा पार्ट इक्विटी का भी लेकर किसी प्रोजेक्ट में वो लगा देते हैं जहाँ से उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। तो यही एक बेसिक डेफिनेशन है आपके लिवरेजेस की। आगे बात करते हैं। इन बिजनेस लैंग्वेज, इफ़ ए फर्म हैज़ फिक्स्ड एक्सपेंसेस इन पीएल अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, द फर्म इज सैड टू बी लीवर्ड। ठीक है, देखिए लीवर्ड फॉर्म वो होती हैं जिनमें एक ऑपरेटिंग लिवरेजेस का कॉन्सेप्ट आएगा और एक फाइनेंशियल लिवरेजेस का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर ऑपरेटिंग लिवरेजेस की हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। एंड when we talk about the financial leverages, we will talk about the overall capital structure. Capital structure means जहाँ पर इक्विटी है, जहाँ पर आपका डेट है। आगे देखिए, there are 3 types of leverages. The first one is known as operating leverages. ये ऑपरेटिंग लिवरेजेस है। ऑपरेटिंग लिवरेजेस आपकी बात कर रहा है किसकी? कॉस्ट की बात हो रही है। कौन सी कॉस्ट की बात हो रही है? फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखे दे रहे हैं अभी यहाँ पे, कॉस्ट स्ट्रक्चर। ओके, दैट वी डिफाइन अबाउट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल लिवरेजेस, तो ये आपकी बात करता है, किसकी बात करता है ये बात कर रहा है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर की। दैट टॉक अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर की। कंबाइंड लिवरेजेस जो होता है वो होता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेजेस इनटू फाइनेंशियल लिवरेजेस। ठीक है, ये हम आपको बता देंगे, ये दोनों की बात कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन है। ऐसे लिखा भी हुआ है इसमें कंबाइंड लिवरेजेस, दैट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट 1 + 2, 1 ऑल्सो एंड 2 ऑल्सो, 1 and 2 यानी बोथ की बात कर रहा है। ये ऑपरेटिंग लिवरेजेस की भी बात हो रही है यहाँ पर, और फाइनेंशियल लिवरेजेस की भी यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द लिवरेजेस विच वी विल अंडरस्टैंड। द फर्स्ट वन इज नोन एज ऑपरेटिंग लिवरेजेस, सेकेंड वन इज फाइनेंशियल लिवरेजेस, थर्ड वन इज नोन एज कंबाइंड लिवरेजेस। अब देखिए यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो उसको डिफाइन किया जा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द operating leverages and what is the basic difference between the financial leverages. ऑपरेटिंग लिवरेजेस की जब हम बात करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं। दोज आर ऑल व्हाट द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, जिसको हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर हमें लग रहा है कि उन प्रोजेक्ट से हमारा जो रिटर्न आएगा वो ज़्यादा होगा, तभी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। ओके, otherwise we will forego that projects if we ascertain that the returns from the project is not feasible, तो हम वहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात होती है, देखिए ऑपरेटिंग लिवरेजेस में कॉस्ट स्ट्रक्चर आपकी होती है, ये फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है। उसके बाद में what type of risk is involved here? The business risk is involved because it is related with the projects. अगर प्रोजेक्ट्स ही आपके feasible नहीं है तो you will not continue with the project. फाइनेंशियल लिवरेजेस की चलिए बात करें। ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कंसर्न विद द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप शेयर होल्डर के वेल्थ को आप मैक्सिमाइज़ करेंगे, उससे कंसर्न है ये। कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स इट इज़ कंसर्न विद द इक्विटी तो है ही है यहाँ पर, एंड प्लस डेट ऑल्सो, प्लस DEBT और डेट, जो बैंक से आप लोन ले रहे हैं, यहाँ पर ये चीज़ें आपकी फ़िक्स हो जाएंगी ये। और यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, यहाँ पर बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व है, यहाँ पर आपका फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है फाइनेंशियल लिवरेजेस में। ये तो मैंने इसको बता ही दिया था आपको। अब यहाँ पर जो बात हम करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं आपकी
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये उसका पूरा फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट। इसको हम यहाँ पे समझेंगे। ओके, ये उसका पूरा एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है। देखिए, स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल्स एंड अप टू द EPS। बहुत सारी बुक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ईट पर ही इसको रोक दिया है, यहाँ पर इस पॉइंट पर ही इसको रोक दिया है। हमने यहाँ पर ईट अपॉन शेयर्स आउटस्टैंडिंग में ले लिया है विच इज़ नोन एज EPS, अर्निंग पर शेयर। तो देखिए, कंपनी की जो कंपनीज यहाँ पे सर्विस सेक्टर को हम नहीं ले रहे हैं, उस कंपनी का एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं जो प्रोडक्शन करती है प्रोडक्ट्स का। कुछ ना कुछ सेल्स हो रही होगी, कई सारी यूनिट्स बन रही होंगी, फिनिश गुड्स जब आ जाता है तो वो सेलेबल हो जाता है, तो उसके बाद वो मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है आपकी, जिसे हम बोलते हैं सेल्स। अगर इस सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट को रिड्यूस कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा आ जाता है कंट्रीब्यूशन। ये जो हमने एस्टेरिस्क पर निशान लगाए हैं, इसका यहाँ पर यूज़ होगा। जो क्या यूज़ होगा वो आपको बता देंगे। ये पूरा जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है ये एप्लीकेबल है आपको ऑपरेटिंग लिवरेजेस में भी और फाइनेंशियल लिवरेजेस में भी और कंबाइंड लिवरेजेस में भी। इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ द लिवरेजेस। कैसे है और इसे कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे। तो यहाँ पर जानने की ज़रूरत क्या है आपको, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर जानना, आपको सेल्स जानने की ज़रूरत है। अगर सेल्स आपको यहाँ पे पता चल गया, अगर आपके पास में सेल्स की फिगर आ गई, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो कंट्रीब्यूशन कितना है। आफ्टर दैट वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपको पता चल जाएगा कंट्रीब्यूशन कितना है। तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर अगर हम ये ले लें कि सेल्स है, मान लीजिए आपकी किसी वजह से $50,000 आपकी सेल्स है। इसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम माइनस कर दें, मान लीजिए 20,000 है, तो आपको कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा और कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा 30,000। ये हम एक इमेजिनरी फिगर यहाँ पे ले रहे हैं, 30,000 आ गया। फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट होती हैं, उसका सेल्स से और वेरिएबल कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो फिक्स्ड ही रहेंगी। तो मान लीजिए कि एक उसमें ले लेते हैं हम कि 10,000 ले लेते हैं फिक्स कॉस्ट। देखिए, ये सब इमेजिनरी फिगर्स हैं, डोंट गो ऑन रियलिटी बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब वेरिएबल कॉस्ट को चूँकि आपने यहाँ पर माइनस किया था तो 30,000 आ गया। आप यहाँ से कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर देंगे, आप कंट्रीब्यूशंस में से आप माइनस कर देंगे 10,000। फिक्स कॉस्ट है तो ये आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20,000। ओके, दैट इज़ द फिगर 20,000। 20,000 में से अब जो लेस इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि 10% इंटरेस्ट हम कह देते हैं इसको, 10% इंटरेस्ट है, तो क्या चीज़ माइनस हो जाएगी यहाँ पर, 20,000 का 10%, यानी आपका 2,000 जो है वो इंटरेस्ट यहाँ से माइनस हो गया। आपका आ जाएगा, ये फिगर आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, आपकी फिगर आ गई 18,000 आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स, जो भी कह लें आप, ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये जब फिगर आपके पास में आ गई 18,000, अब इसमें से आप टैक्सेस माइनस कर दीजिए। टैक्सेस मान लीजिए हम ले लेते हैं 10% टैक्स भी ले लेते हैं, चलिए, एट द रेट ऑफ 10% टैक्स अगर हमने ले लिया तो ये आपका आ जाएगा 1800 आपने माइनस कर दिया, 1800 आपने माइनस कर दिया, तो आपकी अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 16,200। ओके, check if I am right. So that is the your EAT, profit after tax। यही कंपनी के पास में जो होता है वो लास्ट में ये अमाउंट बचता है, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। ठीक है, अब अगर इसको हम शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर देंगे तो हमारा EPS आ जाएगा।
उसके लिए भी हम कंसर्न नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ईट पर ही इसको यहाँ पर छोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी आ गई $16,800, ओके, वॉट एवर डिनोमिनेशन यू वांट टू डू यू कैन डू इट। तो 16,200 आपका आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सेल्स से हुआ था। सेल्स कितनी हुई थी? 50,000। आके आप रुके हैं 16,200 पे। अब यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए कि आप इसको कैलकुलेट करिए, यहाँ पर ऑपरेटिंग लिवरेजेस सबसे पहले हम कैलकुलेट करें। अगर ऑपरेटिंग लिवरेजेस को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, ऑपरेटिंग लिवरेजेस हमारा क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हम OL, ऑपरेटिंग लिवरेजेस। ऑपरेटिंग लिवरेजेस यहाँ पर जानने के लिए हमें जो जानना है वो जानना है सिर्फ और सिर्फ अगर हमें कंट्रीब्यूशन पता चल जाए, ठीक है, कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ। अगर मुझे ये पता चल जाए, कंट्रीब्यूशन पता चल जाए और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पता चल जाए, तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका आ गया कितना, 30,000 आ गया। और EBIT आपका कितना है? 20,000 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये आ जाएगा 1.5, इसको बोलते हैं 1.5 टाइम्स, ओके। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट टाइम्स। ऑपरेटिंग लिवरेज आ गया। अब क्या चीज़ आपको यहाँ पर निकालना है? फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज के लिए हमें क्या जानना है? फाइनेंशियल लिवरेज निकालने के लिए हमें जानना है, अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस EBIT एंड दिस PBT। EBIT यहाँ पर कितना है? 20,000 है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 20,000, ओके, एंड विच इज़ डिवाइडेड बाई हाउ, व्हाट इज़ द अमाउंट हेयर? प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो ये पता चल गया आपको। ये आपका आ जाएगा ये 30, ये हो गए, ये हो गए 10/9। 10/9 का मतलब है कि 1.1 समथिंग, ओके, 1.1 टाइम्स, राइट। अब अगर यहाँ पर ये चीज़ आ गई, अब इसके बाद में हम कंसर्न रहेंगे जानने के लिए कि हमारा जो है कंबाइंड लिवरेज क्या होगा। तो कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंबाइंड लिवरेज आपको निकालने के लिए जो OL है और FL है, इसको आप सीधे आप क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कंबाइंड लिवरेज कितना है। सो 1.5 इंटू 1 इंटू 1.1, तो ये आपका आ जाएगा 1.65 टाइम्स कंबाइंड लिवरेजेस, ओके। तो अब फिर से आप इसको एक बार यहाँ पे देख लीजिए। ऑपरेटिंग लिवरेज को अगर आपको निकालना है तो ऑपरेटिंग लिवरेज का जो फार्मूला है वो ऑपरेटिंग लिवरेजेस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, ओके, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अगर आपको फाइनेंशियल लिवरेजेस निकालना है तो उसका फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की फिगर अगर आपको पता है, अगर आपको EBIT पता है और अगर आपको पता है PBT, तो आप निकाल सकते हैं फाइनेंशियल लिवरेज, आपको पता चल जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर आपको CL निकालना है तो CL निकालने के लिए आपको क्या करेंगे? मैंने बताया था OL को और FL से मल्टीप्लाई अगर आप कर दें यहाँ पर, तो EBIT वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बच जाएगा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई PBT,
एंड टी। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 30,000 था, पीबीटी आपका यहाँ पर कितना था, ये 18,000 था। तो आपका ये यहाँ पर ये कंबाइंड लिवरेजेस आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इससे कितना आता है। इस तरीके से करके कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है आपका 30,000 कंबाइंड लिवरेजेस निकालने के लिए। इसको आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं पीबीटी से, विच इज़ 18,000। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा 5/3 आ गया। 5/3 का भी सेम ही आंसर आना चाहिए, 1.65। ओके, तो ये इस तरह से देखिए, ऊपर भी वही 1.65 टाइम्स आ रहा है और यहाँ पर भी 1.65 टाइम्स आ रहा है। तो बेहतर यही है आपके लिए कि ये पूरा इसका एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है जो हर कंपनी के पास में ये है ही है, ये स्टैंडर्ड है। ये सेल्स की फिगर अगर आपके पास में पता चल गई, नंबर 1 सेल्स, नंबर 2 अगर वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया, तो थर्ड पॉइंट आपका क्लियर अपने आप आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे एस्टेरिस्क से इसको डिनोट किया हुआ है। कंट्रीब्यूशन आपको पता चल गया, कंट्रीब्यूशन अगर आपको पता चल जाएगा, फिक्स कॉस्ट आपकी नोन होगी। फिक्स कॉस्ट तो बदलती नहीं है, कंपनी की सेम ही रहती है ऑल थ्रू द ईयर, चाहे कितना भी हम प्रोडक्शन करें, कि प्रोडक्शन बढ़ा दें, प्रोडक्शन घटा दें, हमारी सेल ज़ीरो हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती घटती रहती है विद द प्रोडक्शन। जहाँ पे रॉ मटेरियल से WIP में जाता है, यानी वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश्ड गुड्स तक आते आते बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, जैसे मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ती घटती रहती है, लेकिन हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारी फिक्स ही रहती है, वो सेम रहती है। आपने एक बार मशीन में इन्वेस्ट कर दिया, सेम है, आपको रेंट देना है, वो सेम है। तो फिक्स कॉस्ट विल नॉट वेरी विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिक्स कॉस्ट को जैसे ही आप कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं तो आपको मिल जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। EBIT आपको पता चल गया। EBIT अगर पता चल गया तो आसान है, आपके पास में लेस इंटरेस्ट आप माइनस कर दें, जो बैंक को आपको इंटरेस्ट पे करना है, 10%, 15% व्हाट्सोएवर। यहाँ पर हमने 10% का एग्जाम्पल लिया है, आपने 10% उसमें से माइनस कर दिया बैंक का इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद में जो चीज़ आपको मिल जाएगी वो मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या अर्निंग बिफोर टैक्स भी आप इसे कह सकते हैं। लेस टैक्सेस कर दीजिए आप यहाँ से 10%। वो देखिए हमने टैक्सेस भी डिफाइन करने पड़ेंगे आपको डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री। 10% है, 20% है, 30% है, हमने 10% लिया, 1800 यहाँ पर आ गया। ये जो फाइनल फिगर हमारे पास में आई, ये कंपनी के लिए ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जानना, जिसे हम बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, या नेट प्रॉफिट कह दीजिए, या पैट बोल दीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब सेम ही है। अगर इस अर्निंग आफ्टर टैक्स को शेयर्स आउटस्टैंडिंग अवेलेबल फॉर द ट्रेडिंग पर्पस, जो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा PE रेशियो में और अर्निंग पर शेयर में, उससे अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा अर्निंग पर शेयर कंपनी की कितनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्निंग पर शेयर अगर आपको पता चल जाएगा, फिर आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने में आसानी हो जाएगी। तो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी इसीलिए बता रहे हैं हम आपको कि ये लिवरेजेस का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे इसमें पॉइंट ये आते हैं कि अगर सेल्स में 10%, 15% का चेंज हो जाए, ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पे क्या असर पड़ेगा उसका, और उसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पर उसका क्या असर पड़ेगा। ओवरऑल बाकी सब चीज़ें सेम ही रहें तो उसका अर्निंग आफ्टर टैक्सेस या नेट प्रॉफिट पर उसका क्या असर पड़ेगा। तो इसमें आज हमने ये चीज़ें साफ स्टडी करी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिवरेज को स्टडी कर लिया। फाइनेंशियल लिवरेजेस क्या होते हैं, फाइनेंशियल लिवरेजेस हमारे डिपेंड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पे। और ऑपरेटिंग लिवरेजेस क्या होते हैं, और ऑपरेटिंग लिवरेजेस हमारे डिपेंड करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म पे। उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, तब हमें पता चल जाएगा उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पता चल जाएंगे। ओके, एंड कंबाइंड लिवरेजेस की जब हम बात करते हैं तो कंबाइंड लिवरेजेस इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग लिवरेजेस एंड द फाइनेंशियल लिवरेजेस, जो हमने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। फिर से अगर आप इसको एक बार ज़रा सा क्विक उसमें देख लें तो देन यू विल अंडरस्टैंड द ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट दैट। देखिए
Operating leverages concerned with the investing activities of the firm. It is related with the cost structure. The type of the risk which is involved here is known as the business risk. What kind of the risk is involved? Business risk. जब हम फाइनेंशियल लिवरेजेस की बात करते हैं तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ से कंसर्न होता है. कैपिटल स्ट्रक्चर वहाँ पर इन्वॉल्व होता है. कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कंपनी का स्ट्रक्चर कैपिटल का कैसा है, इक्विटी कितनी है, डेट कितना है, और उसमें फाइनेंशियल रिस्क कितना इन्वॉल्व है, हाउ मच फाइनेंशियल रिस्क इज इन्वॉल्व. तो 3 टाइप्स ऑफ द लिवरेजेस: ऑपरेटिंग लिवरेजेस, फाइनेंशियल लिवरेजेस एंड कंबाइंड लिवरेजेस वी हैव सो फार गॉन थ्रू. और ये जो इसका फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है विद दिस एग्जाम्पल, ये मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया है. नेक्स्ट टाइम ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं कि ये आ रहा है कंबाइंड लिवरेजेस और ऑपरेटिंग लिवरेजेस 1.5 टाइम्स, इसका क्या मतलब है? ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर 1.1 फाइनेंशियल लिवरेजेस में, इसका क्या मतलब है? ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे 1.65 आफ्टर कैलकुलेटिंग द कंबाइंड लिवरेजेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? सो इन द नेक्स्ट सेशन मैं यही कोशिश करूँगा कि यहाँ पर आपको ये बताऊँ कि ये जो इतने टाइम्स का ये जो मैंने लिखा है, इसका ये सेल्स से कैसे रिलेटेड है. सेल्स में अगर कुछ भी वेरिएशन होता है तो उसका क्या इफ़ेक्ट कंपनी की ओवरऑल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पर क्या पड़ता है, और उसके नेट प्रॉफिट पे क्या पड़ता है, और उसके EPS पे क्या उसका इम्पैक्ट होता है. ओके, थैंक यू वेरी मच.